कबीर ने अयाना को उसके पिता और बॉक्स की सच्चाई बता दी, जिस पर अयाना को काफ़ी अफसोस हुआ। पर जब कबीर ने अपने प्यार के बारे में बताया तो अयाना नाराज़ हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि कबीर उसे खींच लेता है। कबीर और अयाना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कबीर के इतने करीब आने के बाद हमेशा की तरह अयाना की धड़कनें तेज़ हो गई थी, लेकिन आज का एहसास कुछ अलग था, कुछ खास था। आज कबीर उसके लिए अनजान नहीं, उसका अपना था, उसके बचपन का प्यार। आज कितने सालों बाद वो कबीर को पहचान पा रही थी। आज कितने सालों बाद उसे अपनी आंखों के सामने डेविल नजर नहीं आ रहा था। ये डेविल नहीं है, ये मेरा प्यार है, उसने सोचा, जिसने मुझे ढूंढने के लिए, सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, यहाँ तक कि खुद मेरी नफरत भी झेली। अयाना को बहुत अफसोस हो रहा था। ये सब कुछ कबीर को अकेले बर्दाश्त करना पड़ा और वो उसके साथ नहीं था। कबीर अयाना की आंखों में उदासी और गिल्ट जैसे भाव देख सकता था। वो अयाना के चेहरे को, उसके गाल को अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, बीती हुई बातों को सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी हरकतें मुझे कभी परेशान नहीं करती, कभी कर ही नहीं सकती। परेशान तो मैं तब था जब तुम मेरे पास नहीं थी, मेरी बाहों में नहीं थी। वो सारे साल जो मैंने तुम्हारे बिना गुजारे, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे साल थे। तुम्हारे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं कंप्लीट सा हो गया। यू हैव नो आइडिया, तुम्हें वापस पाकर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। कबीर की बातों को सुनकर अयाना का दिल और भी ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगा। वो आगे बोला, सच कहा तुमने, मैंने झूठ बोला कि तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा। सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। जब तुम मुझे अपने प्यार का खुलेआम इज़हार करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए इग्नोर करता था। फिर एक दिन तुमने मेरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त धुलाई की, बहुत मारा मुझे, और ज़बरदस्ती मेरे मुंह से आई लव यू बुलवा ही लिया। तुम बचपन से ही एक नंबर की गुंडी हो। कबीर की बातें सुनकर अयाना अपना मुंह बना लेती है, पर वो ऐसा करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। धीरे धीरे कबीर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लेकर आता है। दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस करने लगते हैं। अयाना धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर देती है। अगले ही पल दोनों खुले आसमान के नीचे पैशनेट किस करने लगते हैं। आज का किस अलग था। आज उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई लस्ट नहीं था, पूरी फीलिंग्स थी। बचपन से बिछड़े हुए प्यार आज दोबारा मिले हैं, पूरी तरह से। अयाना बहुत खुश थी, और कबीर भी। अगली सुबह अयाना की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो नींद से जागती है और पाती है कि एक बहुत ही हैंडसम से चेहरे को अपनी आंखों के सामने देख रही है। कबीर अभी तक सो रहा था, नींद में था। वो कबीर के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। कबीर ने अपने हाथ को तकिए की तरह अयाना के सिर के नीचे रखकर उसे अपने करीब लेकर हक किए हुए था। उसका ये जेस्चर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी से भरा हुआ था कि अयाना का दिल पिघल जाता है। कबीर के खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सोते हुए ये इंसान वाकई में बहुत शांत और बहुत क्यूट, बहुत हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी अयाना को महसूस होता है कि उसे प्यास लग रही है। दोनों अभी तक खुली जगह पर घास के बिस्तर पर लेटे हुए थे। जैसे तैसे करके अयाना कबीर की बाहों से आज़ाद होती है। उसे प्यास लग रही थी। कबीर उठेगा तो शायद उसे भी प्यास लगेगी, उसने सोचा। हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए और पीने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। ये सोचकर अयाना यहाँ वहाँ देखने लगती है। थोड़ी सी दूरी पर उसे एक नदी दिखाई देती है, तो वो नदी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़कर एकदम से उसे खींच लेता है। अयाना शॉक हो जाती है, उसकी आंखें फट जाती हैं। कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर एक बड़े से पेड़ के तने के सहारे उसे दबा लेता है। अयाना देखती है कि उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं, कबीर था। कबीर की हरकत देखकर वो कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। कबीर का हाथ मुंह पर से हटाने के बाद अयाना ने कहा, क्या कर रहे हो? और तुम कब उठे? कबीर अयाना को चुप रहने का इशारा करता है और फिर उस इशारे से कुछ दिखाता है। अयाना जब पलट कर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और सांस हलक में अटक जाती है। बहुत सारे लोग गन लेकर काले कपड़ों में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने में लगे हुए थे। उनके कपड़े देखकर अयाना पहचानने में ज़्यादा देर नहीं करती। ये वही लोग हैं जिनसे बचने के लिए हम लोग खाई से नीचे कूदे थे। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? उसे समझ नहीं आ रहा था। अयाना, कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दुश्मन यहाँ पहुँच चुका है, हमें ढूंढने के लिए। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मेरे पास हथियार भी नहीं है। अयाना हाँ में सिर हिला देती है और उसके बाद दोनों चुपचाप वहाँ से दबे पाँव भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में गार्ड्स ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ घास के बिस्तर बने हुए थे और कुछ जली हुई लकड़ियों की राख, कुछ खाए हुए फल थे। एक गार्ड ने कहा, लगता है वो लोग यहीं पर थे, हमें आसपास ढूंढना चाहिए, चारों तरफ फैल जाओ।
उन्हें जान से नहीं मारना है, जिंदा पकड़ना है, खासकर उस लड़की को। ध्यान से गोली चलाना। कबीर डोंगरा घायल है, अगर उसे कमजोर मत समझना। सारे गार्ड्स तुरंत अलर्ट होकर चारों तरफ फैल जाते हैं। वो हर जगह उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। अयाना और कबीर घास, झाड़ियों और पेड़ पौधों के पीछे छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे थे, भाग रहे थे। अगर उन लोगों ने उन्हें देख लिया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो किसी की नज़र में बिल्कुल नहीं आ सकते। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें पकड़ने वाले गार्ड्स भी हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अयाना और कबीर एक जगह पर छुप कर बैठ जाते हैं। वे ज़रा भी शोर नहीं करते, ज़रा भी आवाज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि गार्ड्स चारों तरफ फैले हुए उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी अचानक अयाना के कंधे पर पेड़ के ऊपर से एक छोटा सा सांप गिर जाता है। अयाना जब ये देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो एकदम से चिल्लाती है, सांप, सांप। अयाना के चिल्लाने की तेज़ आवाज़ से सारे गार्ड्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। कबीर भी चौंक जाता है। एक गार्ड चिल्लाकर बोला, वो लोग वहाँ पर है, पकड़ो उन्हें। सारे गार्ड्स उनकी तरफ भागने लगते हैं। कबीर तुरंत अयाना का हाथ पकड़ता है और तेज़ रफ्तार से वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। जंगल के ऊंचे नीचे रास्ते, पेड़ पौधे, कटीली झाड़ियों से होते हुए भागते भागते वो नदी के पास थोड़े खुले हुए मैदान में पहुँचते हैं। सारे गार्ड्स भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पीछे बहुत बड़ी और तेज़ स्पीड से नदी बह रही थी और आगे सारे गार्ड्स हाथ में गन लेकर खड़े हुए थे। अयाना कबीर के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। कबीर चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशंस के साथ खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। क्या इसका मतलब वो लोग सच में पकड़े जा चुके थे? क्या सच में ये लोग उनके हाथ आ गए थे? कबीर के होते हुए भला ऐसे कैसे हो सकता था? कबीर अयाना से बोला, तुम्हें डरना नहीं आता ना? अयाना कंफ्यूज होकर बोली, क्या? नहीं। कबीर ने कहा, तो फिर मेरी पीठ को थोड़ा कस के पकड़ो। अयाना को कुछ समझ नहीं आता। उससे पहले ही कबीर उसे लेकर नदी में कूद जाता है और उसे अपनी पीठ से चिपका लेता है। अयाना शॉक हो जाती है, पर होश में आने के बाद वो कबीर की पीठ को कसकर पकड़ लेती है। एकदम से उन लोगों के कूद जाने से सारे गार्ड्स हैरान हो जाते हैं। पकड़ो उन्हें, छलांग लगाओ नदी में। कबीर और अयाना नदी के बहाव में बह रहे थे, लेकिन ये गुंडे कहाँ इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले थे। ये भी उनके पीछे साथ में ही नदी में कूदकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अयाना कबीर की पीठ पर चिपकी हुई थी और कबीर आगे की तरफ स्विम कर रहा था। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसे कबीर का भरोसा था। कबीर के होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता था, पर उसे फिक्र कबीर की भी थी। एक तो बेचारा वैसे ही बहुत घायल था, दूसरा उसकी बॉडी में इतनी जान भी नहीं थी। जल्दी ही कबीर ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अयाना से कहता है, मुझे कसकर पकड़ो, बिल्कुल भी छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आगे जंप करने वाले हैं। अयाना चौंक जाती है। उसे ये तो नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला था। वो तो सिर्फ कबीर पर भरोसा ही कर सकती थी। उसने कबीर की गर्दन और उसके सीने के चारों ओर हाथ लपेटकर आंखों को कसकर बंद करके कबीर को जितनी हो सके उतनी ताकत के साथ पकड़ लेती है। सारे गुंडे जो ऑलमोस्ट कबीर के करीब पहुंच गए थे, अचानक उनकी आंखें कुछ देखकर फट जाती हैं। सब लोग एक खाई की तरफ तैर रहे थे, जहाँ एक गहरी खाई एक झरना बनकर नीचे गिर रहा था और बहाव इतना तेज था कि अब वो लोग वापस नहीं जा सकते थे। अब वो लोग अपनी बॉडी की ताकत से नहीं, पानी की ताकत से बह रहे थे, वो भी तेजी से। सब लोग पीछे हटने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। जैसे ही वो लोग कोने पर पहुंचते हैं, अयाना आंखें बंद रखती है और कबीर उसे लेकर झरने की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। क्या कबीर और अयाना झरने से गिरकर बच पाएंगे? क्या गार्ड्स वापस से कबीर और अयाना को घेर लेंगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। कबीर अयाना से अपने प्रेम का इजहार करता है, पर अगले दिन गुंडे फिर हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए दोनों नदी में गिर जाते हैं और उनके पीछे गुंडे भी। पर उन्हें तभी आगे झरना जैसा दिखता है और वो घबरा जाते हैं। पर कबीर और अयाना झरने से नीचे गिर जाते हैं। उसके साथ साथ सारे गुंडे भी नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते वक्त कबीर वहाँ पेड़ की एक बड़ी सी डाल को पकड़ लेता है, लेकिन कोई भी गुंडा कुछ नहीं पकड़ पाता। सीधे गहरी खाई में गिर जाते हैं, कोई भी नहीं बचता। अब कबीर और अयाना झरने के बीचों बीच निकली हुई पेड़ की एक मोटी सी डाल पर लटके हुए थे। अयाना कबीर की पीठ पर चिपकी हुई थी। जब उसने आंखें खोलकर नीचे देखा तो उसकी चीख निकल जाती है। कबीर अयाना से बोलता है, कुछ नहीं होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पकड़ के रखो। अयाना उसे पकड़ कर रखती है। वो कबीर से घबराई हुई आवाज़ में बोली, अब हम नहीं बचेंगे, हम ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, अब तो हम पक्का मर जाएंगे। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज मुझे कुछ सोचने दो, तुम डरो मत, मैं सोचता हूँ कुछ। असल में तो कबीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकले। वो खाई में गिरने से तो बच गया, लेकिन अब बीच में अटक गया। उसका क्या? वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं जा सकता था। इनफैक्ट जिस पेड़ की डाल पर लटका था, वो डाल तो पहले से ही खाई की तरफ झुकी हुई थी। ऊपर जाना भी नामुमकिन था। कबीर का जख्म भी हरा हो गया था, उसमें से भी खून बहने लगा। पर कबीर अपनी पूरी बॉडी की बची हुई ताकत के साथ उसे उस डाल पर लेकर लटका हुआ सोच ही रहा था कि क्या किया जाए। तभी अचानक हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती है। कबीर आसमान की तरफ देखता है और जैसे ही देखता है
उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर अगस्त्या उसे पकड़कर हवा में बाहर की तरफ निकला हुआ दूरबीन से उन लोगों को देख रहा था। उन लोगों के मिलते ही अगस्त्या गौतम से बोलता है, गौतम उधर चलो, वो लोग वहां पर है। गौतम और पीयूष हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। उन लोगों को देखकर कबीर ने कहा, क्या बात है मेरे शेर, आज तो बाल बाल बच गए। अयाना भी हेलीकॉप्टर की तरफ देखती है। वो पूछती है, वो तुम्हारा भाई है ना? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। अगस्त्या। अगस्त्या एक मोटी सी रस्सी को नीचे फेंकता है और खुद उसे पकड़कर नीचे आता है। पहले वो अयाना को पकड़ता है और उसे ऊपर लेकर जाता है। कबीर खुद ब खुद रस्सी को पकड़कर उसे लटकता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचने के बाद अयाना सीट पर गिर जाती है और उसे राहत की सांस आती है। घबराहट के मारे उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। अब फाइनली उसकी जान में जान आई। अगस्त्या कबीर का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचता है और कबीर भी अंदर आ जाता है। उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। कबीर आराम से सीट पर फैलकर बैठा हुआ था। गौतम की आवाज़ उसे सुनाई दी, बॉस आप ठीक तो है ना? कबीर ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी अयाना अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करो गौतम, मैं भी फंसी हुई थी। गौतम ने जवाब दिया, आप बॉस के साथ थी, उनके होते हुए भला आपको क्या हो सकता है, आप ठीक ही होंगी। ये बात सुनकर अयाना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो अपनी आंखों को रोल कर लेती है। कबीर गौतम से बोला, घर पर क्या हाल है, वहाँ पर सब ठीक तो है ना? गौतम ने जवाब दिया, हाँ चिंता मत कीजिए, वहाँ सब मैनेज हो गया है। अगस्त्या और पीयूष ने टाइम पर आकर सब मैनेज कर लिया। अयाना कंफ्यूजन में बोली, घर पर क्या हुआ था? गौतम सारी बात बताता है। अयाना चौंक जाती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। अगर वो उन लोगों की मदद करके सिक्योरिटी तोड़ने में मदद नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। पर उसे क्या पता था कि उन लोगों के इरादे क्या है। पीयूष कबीर से बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? कबीर ने कहा, हाँ बस गोली निकाल दी है, थोड़ा जख्म है, बाकी मैं ठीक हूँ। अगस्त्या कबीर की तरफ पानी की बोतल बढ़ा देता है। कबीर पानी पीने के बाद उसे अयाना की तरफ पलटाता है तो अयाना फटाक से बोतल लेकर सारा पानी पी जाती है। उसे बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी थी, ऊपर से उसका गला भी बुरी तरह से सूख गया था। थोड़ी ही देर में वो हेलीकॉप्टर कबीर के बंगले की टेरेस पर लैंड करता है। सबसे ऊपर वाली टेरेस पर वो लोग नीचे आते हैं। अलीशा और निमृत जब अयाना को देखते हैं तो भागकर उसके पास आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। उन दोनों को देखकर अयाना को भी राहत की सांस आती है कि वो दोनों ठीक है। कबीर को भी डॉक्टर की अटेंशन दी जाती है और उसके बाद उसके जख्म की भी मरहम पट्टी की जाती है। शाम को अयाना उसके कमरे में आती है जहाँ पर उसके डैड थे। वो अभी कोमा में थे। मशीन उस कमरे में आवाज़ कर रही थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क के साथ वो बिस्तर पर एक बेजान लाश की तरह लेटे हुए थे। अयाना उनके पास आकर बिस्तर के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। उन्हें देखने लगती है। धीरे धीरे उसे चीज़ें अब याद आने लगती हैं। अपने माता पिता का धुंधला धुंधला चेहरा उसकी यादों में घूमने लगता है। उसकी आंखों में आंसू टपक जाते हैं। धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो अपने पिता के हाथ पर हाथ रखती है और उसे अपने हाथ में लेते हुए बोली, डैड इट्स मी। अयाना कैसे हो आप? आई नो ये पूछने में मैंने बहुत देर कर दी। मैं ठीक हूँ डैड। कबीर ने उन लोगों से मुझे बचा लिया और अब मैं हमारे घर में हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ। प्लीज़ आप जल्दी होश में आ जाइए। आप मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मिस यू डैड, आई लव यू। कुछ देर डैड के पास बैठकर बातें करने के बाद अयाना वहाँ से चली जाती है। अयाना के जाते ही जैसे उस बेजान से आदमी की उंगलियाँ हल्की सी हिलती हैं मगर फिर से वैसी की वैसी हो जाती है। कबीर चुपचाप खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। तभी किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई देती है। कबीर पलटकर देखता है कि पीछे कोई खड़ा उसे देख रहा है। कबीर जब उस इंसान को देखता है तो उसके चेहरे पर हैरानी से भरे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जैसे कि उसने इस इंसान के यहाँ पर होने की उम्मीद सपने में भी नहीं की थी। उसने चौंकते हुए कहा, समायरा। समायरा वहाँ पर खड़ी हुई थी और कबीर को देख रही थी। कबीर ने शर्ट नहीं पहन रखी थी और उसके कंधे पर लगे हुए गोली के निशान पर पट्टी की गई थी। समायरा को वहाँ देखकर कबीर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, समायरा तुम यहाँ कैसे? समायरा आगे चलकर आती है और कबीर के बिल्कुल सामने खड़ी होकर बोली, मुझे पता चला कि आपको गोली लगी है, आपसे मिलने चली आई। आप कैसे हो भाई? कबीर चौंक कर समायरा को देखता है। जब वो उसे भाई बोलती है तो उसके दिल एकदम से ज़ोर से धड़कता है, बहुत ज़ोर से। कुछ अजीब से इमोशंस, कुछ अजीब सी बेचैनी उभर आती है उसके आंखों में। समायरा के मुंह से आज पहली बार उसने अपने लिए ये भाई शब्द सुना था। वो उसके सामने होश में थी, बिल्कुल सही सलामत थी, बिल्कुल ठीक थी और उसे भाई भी बोल रही थी। कबीर को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। पिछली बार जब उसने समायरा को देखा था तो समायरा की हालत ठीक नहीं थी।
वो बीमार थी, एक बच्ची की तरह हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। कबीर और समायरा कुछ देर चुपचाप खड़े एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कबीर थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर से दोनों भाई बहनों के बीच में शांति छा जाती है। समायरा ने होश में रहते हुए कभी कबीर को नहीं देखा, ना ही अगस्त्या ने उसे कबीर से मिलने दिया। हाँ, वो ये ज़रूर जानती थी कि उसका एक और भाई है इस दुनिया में, लेकिन वो कभी मिली नहीं थी अपने इस भाई से। समायरा कबीर से बोली, आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? कबीर ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, कुछ और लोग भी हैं। बाय द वे, तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? समायरा ने हाँ में अपना सिर हिलाकर कहा। एक उदासी भरी आवाज़ में बोली, ठीक हूँ, जो कुछ भी हुआ उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। समायरा की आवाज़ में दर्द था जो कबीर महसूस कर सकता था। उसकी बहन किस दर्द भरे मंजर से गुजरी है वो अच्छी तरह से जानता था। वो समायरा के सिर पर हाथ रख देता है। समायरा, जो कि अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी थी, अचानक अपने सिर पर हाथ महसूस करती है तो नज़रें उठाकर कबीर की आंखों में देखती है। कबीर की आंखों में नरमाहट थी। वो कबीर की आंखों में खुद के लिए फिक्र और नरमाहट देख सकती थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अगस्त्या की आंखों में वो अपने लिए देखती थी। वैसा ही प्यार जैसे अगस्त्या की आंखों में दिखाई देता था। पता नहीं क्यों, पर समायरा का दिल भर आता है। वो आगे बढ़कर कबीर को हक कर लेती है। इतने सालों बाद अपनी बहन को अपनी बाहों में लेने के बाद कबीर की आंखें भी नम हो जाती हैं। बचपन में अगस्त्या और समायरा हमेशा के लिए उससे अलग हो गए थे। उसके बाद कभी एक नहीं हो पाए। अगस्त्या से तो वो फिर भी मिल लेता है, मगर समायरा से प्यार करने का, उसके साथ खेलने का, उसके बचपन को जीने का कभी कबीर को मौका नहीं मिला। मगर वो खुश था कि कम से कम उसकी बहन अगस्त्या के साथ सही सलामत थी। मगर जब उसे उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चला तो उसे बहुत तकलीफ हुई, बहुत गुस्सा आया। अगस्त्या पर गुस्सा आया कि वो उनकी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और तुषार को लेकर तो उसके मन में इतनी नफरत थी कि जिस दिन वो मिला उस दिन वो बचेगा नहीं। क्या ये थी शुरुआत रिश्तों में आए सालों के फासले को कम करने की, या शुरू होगा एक नया खतरनाक खेल? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।